हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लायंस कल्चर और जीआरसी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ कैन कंप्लायंस कल्चर बी डिफाइंड? हम कंप्लायंस कल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले कंप्लायंस कल्चर होता क्या है उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। कंप्लायंस कल्चर का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा कल्चर जहां पर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। कंप्लायंस कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर ऐसा होता है कि वो नेचुरली सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर कंप्लायंस कल्चर को इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि जो कंप्लायंस रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके और उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करता है। पहला देखो क्या है, वर्क प्लेस बिहेवियर दैट इग्नोर्स एथिकल एंड लीगल नॉर्म्स, ठीक है। कंप्लायंस कल्चर एक ऐसा वर्क प्लेस बिहेवियर होता है जहां पर एथिकल और लीगल नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है। या फिर वर्क प्लेस बिहेवियर दैट सोनली फोकस ऑन लीगल नॉर्म्स, यानी कि ऐसा वर्क प्लेस बिहेवियर जो कि सिर्फ और सिर्फ लीगल नॉर्म्स के ऊपर ही फोकस करता है। या फिर वर्क प्लेस बिहेवियर दैट चैलेंजेस एथिकल नॉर्म्स, या फिर वर्क प्लेस बिहेवियर दैट नेचुरली मीट्स एथिकल एंड लीगल नॉर्म्स। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो कंप्लायंस कल्चर एक ऐसा वर्क प्लेस बिहेवियर होता है जो कि नेचुरली अपने जितने भी एथिकल और लीगल नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करता है, उनको मीट करता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लायंस कल्चर? इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्लायंस कल्चर का नहीं होता है? पहला, एथिकल बिहेवियर। तो बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कंप्लायंस कल्चर के अंदर। जितने भी हमारे इंप्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है एथिकली होता है, यानी कि वो वही काम करते हैं जो मॉरली राइट होता है। उसके बाद लीगल अधेरेंस, तो ये भी हमारा फीचर होता है। लीगल अधेरेंस के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर जितने भी लीगल लॉज है, रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। यानी कि कंप्लायंस कल्चर के अंदर हम एथिकली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ना कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस। उसके बाद इंटीग्रिटी, तो ये हमारा फीचर होता है। तो कंप्लायंस कल्चर के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑनेस्टी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे जो है वो काम करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है कंप्लायंस कल्चर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ नॉट कंसीडर अ बेनिफिट ऑफ गुड कंप्लायंस कल्चर फॉर बैंक्स? ठीक है, अगर एक बैंक एक अच्छा कंप्लायंस कल्चर जो है स्टैब्लिश करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो कि नहीं होता है कंप्लायंस कल्चर का? पहला, लो ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशनल एंड इंडिविजुअल रिस्क, तो ये हमारा बेनिफिट होता है। अगर एक बैंक अच्छा कंप्लायंस कल्चर स्टैब्लिश करती है तो उससे वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, इंडिविजुअल रिस्क है, उसको कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट एंड इंश्योर एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, ठीक है। तो वो जो कंप्लायंस कल्चर है ना, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा टैलेंट, मतलब कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और उसको अपने पास रिटेन करने में भी हेल्प करती है। साथ के साथ जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनके साथ एंगेज्ड फील करते हैं। तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है।
उसके बाद इनहांस रिलेशनशिप विद रेगुलेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो आपका जो रेगुलेटर्स और अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, वो अच्छा बिल्ड होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता है। उसके बाद एनकरेजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये जो गुड कंप्लायंस है वो बैंक को शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा के देती है, पर लॉन्ग टर्म में नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है गुड कंप्लायंस कल्चर का। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको पता लग गया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन गुड कंप्लायंस कल्चर को फॉलो करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो साइन ऑफ पुअर कंप्लायंस कल्चर इंक्लूड्स, यानी कि ऐसे साइंस जिससे हमें पता लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस कल्चर है वो काफी खराब है, पुअर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ, पहला ऑप्शन है फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी विद लिटिल और नो कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ज्यादातर अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करी, यानी कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है एंटिटी का उसको या तो इग्नोर कर देती है या फिर बहुत कम ध्यान देती है। तो बिल्कुल ये साइन होता है पुअर कंप्लायंस कल्चर का। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिसीजन मेकिंग फोरम एंड लैक ऑफ चैलेंज। ठीक है, तो ये भी हमारा साइन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है डोमिनेट करता है और कुछ सामने वाला पर्सन उसको चैलेंज भी नहीं कर पाता। अब इससे नुकसान क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो कई बार गलत भी हो जाते हैं और उसको रोका भी नहीं जाता क्योंकि किसी के पास पावर ही नहीं है इसको चैलेंज करने की। तो ये भी एक पुअर साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छे कल्चर के अंदर हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो एक किसी सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ट्रीटिंग इंटरनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज एन इरिटेंट एंड ब्रीचिंग देम एट विल फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं और अपनी मर्जी से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को कमाने के लिए उसको ब्रीच करते हैं, तो ये भी हमारा साइन होता है पुअर कंप्लायंस कल्चर का। उसके बाद टेंडेंसी टू कवर अप प्रॉब्लम्स रादर देन रिजॉल्विंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं, छुपा लेते हैं, इसकी बजाय कि हम उसका प्रॉब्लम का रूट कोज फाइंड आउट करें और उसको रिजॉल्व करें। तो ये भी हमारा पुअर साइन होता है। सही तरीका क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसके पीछे का क्या रीजन है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको दूर करो, ना कि प्रॉब्लम को छुपाओ। प्रॉब्लम को छुपाओगे तो वो और इंक्रीज यहाँ पर होगी। तो ये सारे के सारे हमारे साइन होते हैं पुअर कंप्लायंस कल्चर के। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ रूल्स और नॉर्म्स आर वायलेटेड लीडिंग टू आरबीआई पेनल्टीज। ठीक है, तो जल्दी देखो, अगर एक बैंक यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है तो आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टीज लगाता है, क्योंकि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा रूल है या फिर नॉर्म है जिसको अगर बैंक वॉयलेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो क्या है, इंटीग्रिटी एंड मार्केट कंडक्ट, लीगल डायरेक्शन एंड रिलेटेड एक्ट, रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड इंटरनल पॉलिसीज, या फिर नॉन मटेरियल ब्रीचेस ऑफ इंटरनल पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शंस में मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स एंड नॉर्म्स हैं जिनको अगर बैंक फॉलो नहीं करता है तब भी उसके ऊपर पेनल्टी आरबीआई नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। देखो, अगर हमारी जो बैंक है वो इंटीग्रिटी और मार्केट कंडक्ट से रिलेटेड जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो बैंक है वो ऑनेस्टी के साथ ऑपरेट नहीं कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशंस कर रही है, तो उसके ऊपर पेनल्टी ऑब्वियस सी बात है लगेगी। उसके बाद लीगल डायरेक्शन रिलेटेड है, अगर कोई लॉ है जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, अगर बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी लगेगी। रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड इंटरनल पॉलिसी, अगर हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि आरबीआई है उसने अगर बैंकों के लिए कोई रूल्स बनाए तो अगर बैंक उसको फॉलो नहीं करता तो पेनल्टी लगेगी। साथ के साथ बैंक के खुद की इंटरनल पॉलिसी जो बनाई गई है, इंपॉर्टेंट इंटरनल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जो मटेरियल है, अगर उसको फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। पर अगर कोई ऐसा इंटरनल पॉलिसी है जो कि नॉन मटेरियल है, मतलब कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो उस केस में आरबीआई यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगाता है। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को हम ये बना देते हैं कि कौन सा रूल्स और नॉर्म है जिसको वॉयलेट करने पर बैंक को पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच सेक्शन एम्पावर्स आरबीआई टू इम्पोज पेनल्टीज। ठीक है, तो आरबीआई को पेनल्टी इंपोज करने की जो पावर है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से मिलती है। तो इसका कौन सा सेक्शन है जो आरबीआई को ये पावर प्रोवाइड करता है, सेक्शन 46, सेक्शन 51, सेक्शन 20, या फिर बोथ ए एंड बी।
तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। तो सेक्शन 46 और सेक्शन 51 ये यहाँ पर आरबीआई को पावर प्रोवाइड करते हैं पेनल्टीज को लगाने की। नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक्स इन अगस्त 1992 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो कि इंडिया के अंदर जो कंप्लायंस कल्चर की शुरुआत थी वो 1992 के अंदर हुई थी, जब आरबीआई ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था डेजिग्नेटेड कंप्लायंस ऑफिसर का। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जो बैंक्स हैं उनके लिए कंपलसरी था कि उन्हें एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखेगा कि बैंक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली फॉलो कर रही है कि नहीं, साथ के साथ इंश्योर करेगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी वॉल्यूशन जो है वो कम से कम हो, मतलब कि ज्यादा वैल्यूएशन ना की जाए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था उसको किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ले आया गया था आरबीआई के द्वारा? पहला, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, कमेटी ऑन फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स, हाई लेवल कमेटी ऑन कंप्लायंस फंक्शन, या फिर कमेटी ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि कमेटी थी, कमेटी ऑन फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक, इसने सजेस्ट किया था आरबीआई को, रिकमेंडेशन दी थी कि हमें कंप्लायंस ऑफिसर सिस्टम को ले आना चाहिए, और इसकी ही रिकमेंडेशन को मानकर 1992 के अंदर आरबीआई ने कंप्लायंस ऑफिसर का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? आरबीआई ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1992 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो कमेटी ऑन फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग अ गुड कंप्लायंस प्रोग्राम इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा कंप्लायंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहती है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट मौजूद होने चाहिए? पहला, इंप्लीमेंटिंग रिटन पॉलिसीज प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो हमारी पॉलिसीज है कंप्लायंस प्रोग्राम के अंदर वो रिटर्न में होनी चाहिए। जो प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, वो रिटर्न में होना चाहिए, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें पता हो सके कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो बिल्कुल ये एलिमेंट होता है। उसके बाद डेजिग्नेटिंग कंप्लायंस ऑफिसर और कंप्लायंस कमेटी, तो हमें एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, कंप्लायंस कमेटी भी बनानी है जो कि इंश्योर करे कि जो बैंक है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। तो बिल्कुल ये भी हमारा एलिमेंट होता है। उसके बाद कंडक्टिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग, एजुकेशन, इंटरनल मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, तो ये भी हमारा यहाँ पर होता है, यानी कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल, इंटरनल मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके जो कंप्लायंस प्रोग्राम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली टू डिटेक्टेड ऑफेंसेस एंड अंडरटेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस दिखता है, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट फटाफट से जो है कोई ना कोई एक्शन लेना है और रिस्पॉन्ड करना है, ताकि जो प्रॉब्लम है, ऑफेंस है, उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट होते हैं एक गुड कंप्लायंस प्रोग्राम के। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कंप्लायंस हाउ इज द कंप्लायंस डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम एक अच्छा कल्चर ऑफ कंप्लायंस चाहते हैं तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट होना चाहिए? कंप्लायंस डिपार्टमेंट कौन है? जो कि इंश्योर करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके और कंप्लायंस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? पहला, द कंप्लायंस डिपार्टमेंट शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है ना वो अकेला नहीं होना चाहिए, वो बाकी उन डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कर सके, कोऑर्डिनेशन बिठा सके, ये जरूरी है और उसके लिए इंटीग्रेट होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें कंप्लायंस डिपार्टमेंट को अकेला नहीं करना है, आइसोलेट नहीं करना है। उसके बाद कंप्लायंस स्टाफ इज प्रेजेंट व्हेन बिजनेस डिसीजंस आर मेड, अगर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लिया जा रहा है तो कंप्लायंस जो स्टाफ है या फिर हेड है उसका मौजूद होना जरूरी है। तो बिल्कुल ये भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, जब कोई बिजनेस डिसीजन लिया जा रहा है तो कंप्लायंस स्टाफ ये पता लगाए कि ये जो बिजनेस डिसीजन है इसकी वजह से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो वॉयलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसका पता लगाया जा सकता है जिससे कंप्लायंस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके बाद द एक्सपर्टीज एंड इनसाइट ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट आर वैल्यूड फॉर बिजनेस डिसीजन, यानी कि जब हम कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो जो हमारे कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका जो एक्सपर्टीज है, इनसाइट है, उसका हम यूज करें, उसको वैल्यू करें। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट को पता है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या रेगुलेटरी नॉर्म्स है, तो वो मैनेजमेंट को इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, जिसके बेस पर डिसीजन मेकिंग होगी तो रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट नहीं हो किया जाएगा।
उसके बाद कंप्लायंस स्टाफ ऑफ लिमिटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि कंप्लायंस स्टाफ के पास लिमिटेड पावर होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लुएंस कर पाए वो दूसरे पर्सन को, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। जो कंप्लायंस स्टाफ है वो बिजनेस डिसीजन लेते वक्त प्रेजेंट होना चाहिए, साथ के साथ उनकी एक्सपर्टीज का भी यूज करे मैनेजमेंट जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डैश रेफर्स टू द इंटीग्रेटेड अप्रोच adopted by organization to manage oversee their operation in alignment with various regulation standard best practices। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क। गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है जिसका यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपने जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस है उनको प्रॉपरली मैनेज कर सके, ओवरसी कर सके, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो फ्रेमवर्क है ये इंश्योर करता है कि जो एक बैंक है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके परफॉर्म कर रही है और मैनेज कर रही है ताकि कंप्लायंस रिस्क जो है वो कम हो सके। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इस फ्रेमवर्क के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इन तीन कंपोनेंट से मिलकर ये फ्रेमवर्क जो है वो मिलता है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट अप्रोच कहते हैं क्योंकि तीन चीजों को हमने इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये तीन अप्रोच के तीन कंपोनेंट क्या है, इसका क्या काम है। पहला कंपोनेंट है गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस का काम होता है मॉनिटरिंग करना। गवर्नेंस का काम होता है मॉनिटरिंग करना, यानी कि इस कंपोनेंट का काम है ये देखना कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके परफॉर्म किए जाए। तो गवर्नेंस के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस रिस्क को मॉनिटर करते हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारा रिस्क। ठीक है, जो रिस्क कंपोनेंट है इसका काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क हैं उनको असेस करना। ठीक है, और उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना और मिटिगेट करना। और कंप्लायंस का काम होता है कि ये इंश्योर करना कि जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाए। ठीक है, और इन सभी से मिलकर हमारा जीआरसी फ्रेमवर्क जो है वो मिलता है। पहला फ्रेमवर्क इसका काम है मॉनिटर करना, दूसरे का काम है रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना, और कंप्लायंस का काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स डिफाइंस गवर्नेंस विद इन द जीआरसी फ्रेमवर्क। तो जो हमारा जीआरसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो गवर्नेंस कंपोनेंट है उसको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। पहला, गवर्नेंस इन्वॉल्व्स ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल ये डिफाइन कर रही है। गवर्नेंस का काम क्या है, ओवरसाइट करना, मॉनिटरिंग करना बिजनेस ऑपरेशंस को और बिजनेस रिस्क को ताकि उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। उसके बाद दिस इंक्लूड डिफाइनिंग, कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कंट्रोल्स, की पॉलिसीज, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है, यानी कि गवर्नेंस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होते हैं, जितने भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, कॉर्पोरेट कंट्रोल्स होते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं और उसको कम्युनिकेट भी करते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू मैट्रिसेस सच एज बैलेंस स्कोर कार्ड्स एंड ऑपरेशनल डैशबोर्ड। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है, क्योंकि देखो गवर्नेंस के अंदर हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके लिए हम स्कोर कार्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, स्कोर देते हैं हर ऑपरेशन को, और ऑपरेशनल डैशबोर्ड का भी यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, करेक्ट है। ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो गवर्नेंस को डिफाइन जो है वो करती है। नेक्स्ट देखो, रिस्क मैनेजमेंट फोकस ऑन इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग ऑल रेलेवेंट बिजनेस एंड रेगुलेटरी रिस्क इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, दिस इंक्लूड। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि जो रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है उसका मेन फोकस क्या होता है कि जितने भी हमारे बिजनेस और रेगुलेटरी रिस्क है उनको इवैल्यूएट करें। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन से रिस्क को इंक्लूड करते हैं, पहले देखो फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, रेपुटेशनल रिलेटेड रिस्क। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी के सभी जो रिस्क है उसको हम इंक्लूड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो पहला देखो हमारा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर फाइनेंशियल लॉस को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि हमें कौन कौन से इवेंट्स की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जैसे जो बोरवर है वो डिफॉल्ट करेगा तो लॉस हो जाएगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा तब हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क के अंदर हम ये ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे जो इंटरनल ऑपरेशंस है, प्रोसेस है, अगर वो सही तरीके से काम ना करे, जैसे कि अगर मान के चलो आपकी जो इंटरनल प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है फ्रॉड्स को, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड्स होंगे और आपको लॉस होंगे।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर बेसिकली ऐसे रिस्क जिसके जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि साइबर अटैक्स हो गए, डाटा ब्रीचेस हो गए, तो वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर आ जाते हैं। रेपुटेशन रिलेटेड रिस्क की हमारी जो बैंक्स हैं उनकी रेपुटेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है, मार्केट में कम हो गई है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो बैंक के ऊपर से उड़ गया है। तो ये सभी रिस्क को इंक्लूड किया जाता है और रिस्क मैनेजमेंट जो है इन सभी रिस्क को इवेल्युएट करता है और इसको मैनेज भी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लायंस इन जीआरसी फ्रेमवर्क? जीआरसी फ्रेमवर्क के अंदर कंप्लायंस का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो कंप्लायंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये इंश्योर करता है कि जो फंक्शन है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला कि इंश्योरिंग अधेरेंस टू रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय रेगुलेटर्स और इंटरनल पॉलिसीज, यानी कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं या फिर जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज हैं उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स इम्पोज किए, जो भी रूल्स बनाए हैं उसको हमें फॉलो करना है। इस चीज को इंश्योर करने का काम होता है कंप्लायंस कंपोनेंट का। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इवैल्यूएटिंग बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू बैलेंस स्कोरकार्ड, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हमारा गवर्नेंस का होता है। आइडेंटिफाइंग मैनेजिंग एरियाज ऑफ रिस्क इन द बिजनेस, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का होता है। डिफाइनिंग कम्युनिकेटिंग कॉर्पोरेट कंट्रोल एंड की पॉलिसी, तो ये हमारा गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ जीआरसी सोल्यूशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीआरसी सोल्यूशन का क्या फंक्शन होता है? तो पहले जीआरसी सोल्यूशन यहाँ पर बता दो। जीआरसी सोल्यूशन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एप्लीकेशन होता है जो कि जीआरसी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि जीआरसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम, उनको मैनेज करने का काम जो है वो जीआरसी सोल्यूशन जो है वो करता है, ठीक है। तो जितना भी गवर्नेंस से रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड है, कंप्लायंस से रिलेटेड फंक्शंस है, वो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म जो है वो करती है, ठीक है। तो कौन सा इसका फंक्शन होता है? पहला, कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये बिल्कुल फंक्शन होता है। ये जो जीआरसी सोल्यूशन है बेसिकली करता क्या, मैं आपको बता दूं। ये ना एक सेंट्रल लोकेशन पर, एक सेंट्रल लोकेशन पे हमारे गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करके स्टोर करके रखता है, ताकि इसका यूज करके हम इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर सके। तो जितने भी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कलेक्ट करके फिर एक जगह पे स्टोर करता है, यानी कि उसको कंसोलिडेट कर देता है। तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर मैनेजिंग इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी प्रोसेस है इंटरनल ऑपरेशनल रिस्क को मैनेज करने की उसको ऑटोमेट कर देता है, यानी कि हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही ये काम करता रहता है। तो बिल्कुल ये भी फंक्शन होता है। स्टैंडर्डाइजिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रेटजिंग ऑपरेशनल रिस्क, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो स्ट्रेटजिक तरीके से ऑपरेशनल रिस्क को हमें मैनेज करना है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं हमारे जीआरसी सोल्यूशन के। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीआरसी फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जीआरसी सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। अब जीआरसी सोल्यूशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसिडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल, रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल, की रिस्क इंडिकेटर मॉड्यूल, इश्यूज एंड एक्शन प्लान मॉड्यूल, कंप्लायंस पॉलिसी मैनेजमेंट मॉड्यूल, गवर्नेंस ऑडिट मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि जीआरसी एप्लीकेशन जो है इंक्लूड करता है और इसके ऊपर काम जो है वो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज नॉट अ की बेनिफिट और इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड जीआरसी अप्रोच? अगर हम जीआरसी अप्रोच को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसी बेनिफिट है जो हमें नहीं मिलता है? पहला, ड्रामेटिकली इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल ये बेनिफिट होता है, क्योंकि देखो जीआरसी अप्रोच को जो हम इंप्लीमेंट करते हैं तो गवर्नेंस अच्छे से होती है, कंप्लायंस सही तरीके से परफॉर्म होता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होता है, तो ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। एलिमिनेटिंग रिडंडेंट वर्क इन वेरियस इनिशिएटिव, तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है। इसका मैं मतलब समझा, रिडंडेंट वर्क का मतलब है एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स वाई लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड डाटा है, कस्टमर से रिलेटेड डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर डाटा चाहिए होता है। तो इसके ना बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इन सभी को कस्टमर डाटा की जरूरत है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग से कस्टमर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका एनालाइज करें और उसको अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं। तो आप देखोगे कि एक ही काम को बार बार ये डिपार्टमेंट परफॉर्म करे, रिडंडेंट ऑफ वर्क है। जब आप जीआरसी अप्रोच को यूज करते हो तो सारा डाटा एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिसको जब डाटा चाहिए तो वहां पे जाके यूज कर लेता है। तो जो रिडंडेंट वर्क है वो खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ हमने एक बार ही डाटा को कलेक्ट किया और एक ही जगह पे स्टोर करके रख दिया, बाकी इनको जब जरूरत पड़े तो ये ले सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट होता है।
नेक्स्ट देखो, इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। देखो जब हम जीआरसी अप्रोच को यूज करते हैं तो उससे सॉफ्टवेयर जो है उसका यूसेज बढ़ जाता है, हार्डवेयर का यूसेज बढ़ जाता है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो ये हमारा एक तरह का डिसएडवांटेज है, ना कि बेनिफिट। प्रोवाइडिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा बेनिफिट होता है कि हम एक सेंट्रल लोकेशन पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी किसी को जरूरत है इन्फॉर्मेशन की तो वो वहां से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इंडिविजुअल हु एक्सपोजेस और रिपोर्ट्स रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटीज अकरिंग इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करता है या फिर एक्सपोज करता है, तो उसे हम क्या करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, विसल ब्लोअर इज अ करेक्ट आंसर। अगर हम इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ समझे, तो मान के चलो एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसमें एक ए पर्सन है जो कि यहाँ पर अकाउंटेंट का काम करता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। अब जो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है ना, इसके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ताकि वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा पाए, यानी कि एक्चुअल में उसका जो प्रॉफिट है वो कम है, पर वो मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं ताकि इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। यानी कि एक तरह का ये फ्रॉड करे हमारे इन्वेस्टर के साथ। इस चीज का पता लगता है ए पर्सन, ठीक है। ए पर्सन ने क्या किया, इसकी एक रिपोर्ट कर दी, किसे कर दी, हमारी गवर्नमेंट को, जो इसको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट होगी या फिर मीडिया, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसको रिपोर्ट कर दिया इसके बारे में, जिससे ये जो कंपनी है वो एक्सपोज होगी, इनका जो फ्रॉड है वो एक्सपोज हो गया। तो ये जो पर्सन है ए पर्सन, ये हमारा कहलाता है विसल ब्लोअर। क्या कहलाता है, विसल ब्लोअर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखो, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एम्प्लॉयज हु रिवील फ्रॉड, करप्शन और मिसमैनेजमेंट टू द सीनियर मैनेजमेंट। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि किसी भी तरह का अगर फ्रॉड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, करप्शन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो उसको रिपोर्ट करता है सीनियर मैनेजमेंट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिपोर्टिंग की जा रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है। तो आंसर क्या रहेगा, इंटरनल विसल ब्लोअर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारे विसल ब्लोअर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल विसल ब्लोअर और एक इंटरनल विसल ब्लोअर और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। ठीक है, तो अगर जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिपोर्ट कर रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो ए पर्सन है, अकाउंटेंट है, ठीक है। उसका जो मैनेजर था या फिर सीनियर अकाउंटेंट कह सकते हो, वो यहाँ पर फ्रॉड कर रहा था, ठीक है। उसने इसकी रिपोर्ट जो है हमारे जो सीईओ है या फिर जो एमडी है उसको कर दी, तो ये जो है वो इंटरनल विसल ब्लोअर है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर मान के चलो हमारा जो सीईओ है, ठीक है, यानी कि जो टॉप रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वही यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है, तो इसके पास कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि किसको आगे जाकर यहाँ पर रिपोर्ट करे, तो इसने क्या किया, मीडिया को रिपोर्ट कर दिया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रिपोर्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल विसल ब्लोअर जो है वो कहलाएगा, एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ विसल ब्लोअर पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक विसल ब्लोअर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। अब इसको इंप्लीमेंट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहला, प्रमोटिंग अनएथिकल इमोरल बिहेवियर, डिस्करेजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, allowing employees to report wrongdoing or illegal activities, limiting employees freedom to communicate with management। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो पॉलिसी वो इसलिए इंप्लीमेंट की जाती है कि ताकि जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उनको किसी भी तरह का रॉन्ग डूइंग, इलीगल एक्टिविटी के बारे में पता लगता है, तो वो रिपोर्ट कर पाए बिना किसी घबराहट के। ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर प्रॉपर यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है हमारे विसल ब्लोअर को, ताकि वो बिना किसी डर के रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट जो है वो कर सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉडल विसल ब्लोइंग पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर रिटेलिएशन अगेंस्ट अ विसल ब्लोअर। ठीक है, तो देखो हर ऑर्गेनाइजेशन की विसल ब्लोइंग पॉलिसी का एक मॉडल होता है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन होती है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन होती है इस मॉडल की कि जो विसल ब्लोअर है ना इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने। देखो जब भी कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन के रॉन्ग डूइंग को, मिसकंडक्ट को या फिर इलीगल एक्टिविटी को जो है यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, तो डर होता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर विसल ब्लोअर के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन ले ले, ठीक है, उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए,
तो मॉडल जो पॉलिसी होती है विसल ब्लोअर, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन होती है कि हमें विसल ब्लोअर की किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो करनी है, ताकि वो बिना किसी डर के रिपोर्ट कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को जो है आइडेंटिटी को शो जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर या फिर सीनियर पर्सन जिसकी रिपोर्ट की गई है, वो यहाँ पर विसल ब्लोअर के खिलाफ कोई भी एडवर्स एक्शन लेता है, तो वो हमारा रिटेलिएशन कहलाता है। तो इसमें से कौन सी चीज है जो कि रिटेलिएशन नहीं कहलाएगी? पहला, सस्पेंशन और डिक्रीज इन सैलरी। तो बिल्कुल ये एक एडवर्स एक्शन है, विसल ब्लोअर के खिलाफ लिया गया है, क्योंकि उसने रिपोर्ट कर दिया। हो सकता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही उसने रिपोर्ट की, उसने खुंदस निकालने के लिए उसकी सैलरी को कम कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, तो ये हमारा रिटेलिएशन कहलाएगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ पुअर क्वालिटी वर्क, तो ये भी हमारा कहलाएगा। अगर पहले कोई पर्सन मतलब कि अच्छा काम करता था, उसको पुअर क्वालिटी का काम कर दिया, जैसे पहले एक पर्सन मशीन चलाता था, फिर उसको क्या कर दिया, उसको बोला कि आप साफ सफाई का काम करो, तो ये क्या हुआ, पुअर क्वालिटी का वर्क यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा रिटेलिएशन कह रहा है, आपने सिंपल भाषा में डिमोशन कर दिया। उसके बाद प्रोवाइडिंग वर्बल और रिटर्न थ्रेट्स, तो ये भी हो गया। अगर आप उसको थ्रेट्स दे रहे हो कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिटेलिएशन ही है। उसके बाद प्रमोशन टू हायर पोजीशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो प्रमोशन टू अ हायर पोजीशन, ये हमारा रिटेलिएशन नहीं है, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट रिटेलिएशन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following areas are not covered under the whistle blowing policy for reporting breaches of code of conduct? सिंपल भाषा में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या फिर एरिया है जो कि यहाँ पर हमारा ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, जिसको रिपोर्ट नहीं किया जाता है? पहला, एनी काइंड ऑफ हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, शेयरिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों की तीनों ही जो एक्टिविटीज हैं वो हमारा ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि रॉन्ग डूइंग है, लीगल एक्टिविटी है, तो इसको रिपोर्ट करना जरूरी होता है। इसके अलावा और बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि एनी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, अगर प्राइवेसी का ब्रीच हुआ है, मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी, करप्शन, इनवैलिड प्रमोशन, conflict of interest, trading within company, illegal competitive behavior, improper use of company assets। तो ये सारे के सारे हमारे एरियाज होते हैं जो कि हमारे ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं और इनकी रिपोर्ट करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ विसल ब्लोइंग प्रोसेस, हाउ कैन अ विसल ब्लोअर रेज अ कंसर्न? यानी कि हमारा जो विसल ब्लोइंग प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो विसल ब्लोअर है वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है, कैसे अपनी आवाज उठा सकता है? पहला, वर्बली टू द सीईओ, यानी कि वो वर्बली सीईओ को रिपोर्ट कर देगा। इन राइटिंग और वर्बली टू द ओम्बड्समैन पर्सन और सीवीओ, या फिर थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बाय पोस्टिंग एनोनिमस नोट्स इन द ऑफिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि रॉन्ग डूइंग हो रही है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो रिटर्न में या फिर वर्बली ओम्बड्समैन पर्सन या फिर सीवीओ को जो है रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन द मॉडल विसल ब्लोइंग प्रोसेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग वेदर एनी ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन अकर्ड रिसीविंग अ कंप्लेंट? यानी कि जैसे ही कोई पर्सन रिपोर्ट देता है, ठीक है, तो कौन पर्सन यहाँ पर जांच करता है कि जो रिपोर्ट है वो सच्ची है या फिर नहीं है? हो सकता है कोई एम्प्लॉय ऐसे ही झूठी रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, तो रिपोर्ट की जांच करना और ये पता लगाना कि एक्चुअली में हमारा ब्रीच ऑफ कंडक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है या फिर नहीं हुई है, वो कौन परफॉर्म करता है? पहला, ओम्बड्समैन पर्सन या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओम्बड्समैन सीवीओ, लीगल डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओम्बड्समैन या सीवीओ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी, यानी कि हमारा ए और बी में से दोनों में से कोई भी यहाँ पर पता लगा सकता है कि एक्चुअली में जो रिपोर्ट है वो सच्ची है या फिर नहीं है, या तो ओम्बड्समैन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या फिर ऐसी कमेटी, ऑडिट कमेटी, जिसको ओम्बड्समैन पर्सन और सीवीओ ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू PIDPI resolution, what provision is made for individual who feel victimized for filing a complaint or disclosure? अगर मान के चलो किसी पर्सन ने रिपोर्ट दी है, यानी कि जो विसल ब्लोअर है, और इसे लगता है कि रिपोर्ट देने की वजह से उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी हुई है, ठीक है, उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो कंप्लेंट कैसे यहाँ पर फाइल कर सकता है? पहला, दे कैन फाइल कंप्लेंट विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दे सकते हैं, या फिर दे कैन सीक रेड्रेस डायरेक्टली सीईओ, या कंपनी के सीईओ से सीधा मिल सकते हैं, या दे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द डेजिग्नेटेड एजेंसी जैसे कि सीडीसी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वो यहाँ पर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं डेजिग्नेटेड एजेंसी को, जो उनकी बात सुनेगी और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होगी तो उसको कंपनसेशन भी दिलवाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट which entity is required to follow the principles of corporate governance outlined in clause 49। ठीक है, तो सबसे पहले सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट का यहाँ पर मतलब समझा दो। ठीक है, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो हमारे देश के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कैपिटल मार्केट होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले सेबी के साथ जो है वो लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो करना चाहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग सेबी ने 49 क्लॉज के अंदर कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर दिए हैं जो कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आते हैं। तो कौन सी कंपनीज है, एंटिटी है, जिनको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करने की जरूरत होती है? पहला, स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लिस्टिंग कंपनीज हैं उनको यहाँ पर क्लॉज 49 के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना जरूरी होता है। और ये प्रिंसिपल इसलिए होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल्स क्या है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि कंपनी विल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म। कंपनी एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगी ताकि जो एम्प्लॉयज है वो किसी भी तरह की अनएथिकल बिहेवियर, एक्चुअल फ्रॉड या फिर वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को रिपोर्ट कर सके मैनेजमेंट को। यानी कि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए रिपोर्टिंग जो है वो की जा सके। उसके बाद जो मैकेनिज्म है वो ऐसा होना चाहिए कि जो विसल ब्लोअर है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। यानी कि अगर उसने यहाँ पर रिपोर्ट दी है तो उसके साथ चांसेस है कि उसके साथ किसी भी तरह का बुरा हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम, एजुकेट, सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने का काम भी इस मैकेनिज्म का होता है। साथ ही साथ मैकेनिज्म यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस जो है चेयरमैन का प्रोवाइड करती है। अगर इस प्रिंसिपल सिंपल भाषा में समझाओ तो अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है किसी भी तरह के फ्रॉड वगैरह में, तो मैकेनिज्म हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो सीधे तौर पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको चेयरमैन ऑडिट कमेटी से मिलवा दे ताकि वो सीधे उसे ही कंप्लेंट यहाँ पर कर सके। ठीक है, और जो हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए और उसको जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट भी किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एम्प्लॉयज को पता लग सके कि अगर कोई रॉन्ग डूइंग है तो हम यहाँ पर आसानी से उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही सही से नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉयज रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडिट कमेटी मस्ट बी periodically रिव्यू द एग्जिस्टिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द मैकेनिज्म। तो ये सिंपल है कि ऑडिट कमेटी देखेगी कि जो मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश एक्ट एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू रिसीव कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ एलिगेशंस of corruption or willful misuse of power of discretion against any public servant to inquire on cause inquiry to such disclosure। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये ओरिजिनल 2011 में आया था, फिर इसको चेंज करके विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 यहाँ पर बना दिया गया था। इसका काम क्या होता है कि जो विसल ब्लोअर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है और जो भी विसल ब्लोइंग की कंप्लेंट्स है, ठीक है, उसको सुनना है और उसको जल्दी से जल्दी जो है वो रिजॉल्व करना है। ठीक है, जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का मिस यूज करता है तो उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने डिटेल में यहाँ पर कंप्लायंस कल्चर और जीआरसी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईवीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनके हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ईवीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माइंड इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं
वो डालते रहते हैं और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।